गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने बात की थी शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। आज हम अपन अगले अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। असल के अंदर इस अधिकार के अंदर 4 महत्वपूर्ण अधिकार हैं। अनुच्छेद 25 में कहा गया है धार्मिक आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने हिसाब से धार्मिक आचरण करने का अधिकार है और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता उसे प्रदान की गई है। यहाँ सिखों, बौद्धों व जैनों को हिंदू माना गया है व उन पर हिंदू कानून ही लागू होता है। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ जो दूसरा अधिकार है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत, उसमें धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि लोग धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, आदमी धार्मिक वस्तुओं का प्रबंध कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति इसके अंतर्गत है जो इसके लिए महत्वपूर्ण तरीके से देखी जा सकती है। अनुच्छेद 27 में धर्म के नाम पर दी गई राशि को करमुक्त किया गया है। साथ ही इसमें यह भी व्यवस्था की है कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगा सकता जिसकी आमदनी से किसी विशेष धर्म को लाभ पहुँचे। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर ध्यान में रखने की बात है कि कोई भी ऐसा कर भारत के अंदर नहीं लगाया जा सकता जिससे किसी धर्म विशेष को फ़ायदा पहुँचने की स्थिति इसके अंतर्गत हो। तथा अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। इसमें स्पष्ट कहा गया कि सरकारी संस्थाओं में या किसी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में किसी धर्म का प्रशिक्षण हो सकता है, लेकिन उसमें उपस्थिति अनिवार्य नहीं की जा सकती। यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट है कि धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी को वहाँ पर बुलाने की स्थिति में नहीं हो और किसी भी स्थिति के अंदर वो ऐसा नहीं है कि हर हालत के अंदर उसमें उपस्थिति अनिवार्य हो। आप जो आपकी इच्छा हो तो इसके अंदर जाएं, आपकी इच्छा हो तो उसके अंदर न जाएं। इस प्रकार की स्थितियां इस अधिकार के अंतर्गत की गई है। अगला अधिकार जो है वो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है। ये अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अंदर ये जो 2 अधिकार हैं, इसमें अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना कि पहली चीज़ तो अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक असल के अंदर उसे कहा जाता है जो किसी राज्य के अंदर जो बहुसंख्यकों का 1/6 या उससे कम हो, जो कि भाषा तथा धर्म के आधार के ऊपर देखा जाता हो, वही मुख्य रूप से अल्पसंख्यक की श्रेणी के अंतर्गत इसके अंतर्गत आएगा। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर ध्यान में रखने की बात है कि ऐसा नहीं कि मर जाए जो अल्पसंख्यक की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। यानी किसी राज्य के अंदर किसी भाषा या धर्म के वे लोग जो बहुसंख्यकों का 1/6 या उससे कम हैं, वे अल्पसंख्यक की श्रेणी के अंतर्गत इसके अंतर्गत आते हैं। और उसी के आधार पर ये जो पहला अधिकार जो इसमें अनुच्छेद 29 में कहा गया है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को स्पष्ट रूप से अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उसका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के लोग अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और इसके अलावा उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर कहा गया हैगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक केस आया था डीएवी कॉलेज केस 1969, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक स्पष्ट रूप से एक नई तरह की गाइडलाइन दी थी। असल के अंदर पंजाब सरकार ने एक आदेश निकालकर पंजाब के सारे स्कूलों के अंदर पंजाबी में पढ़ाई कराने का आदेश दिया, जिसे डीएवी संस्थाओं ने मानने से मना कर दिया था। अब क्योंकि पंजाब के अंदर जब इस प्रकार की स्थितियां हुई तो डीएवी संस्थाओं ने क्या कि हम तो हिंदी के अंदर ही पढ़ाएंगे और हम पंजाबी में नहीं पढ़ाएंगे। मामला जब सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से जो निर्णय दिया था वो डीएवी संस्थाओं के पक्ष में दिया था, क्योंकि पंजाब में हिंदी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक थे और अपने उसे अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने का अधिकार था। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर कहा गया है। यहाँ नोट डाल के एक चीज़ स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 350(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि किसी राज्य में किसी भाषा,
के का कोई व्यक्ति रहता है और वो चाहता है कि वो अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में दिलाए, तो ऐसे में वो राज्यपाल से लिखित के अंदर इसके लिए आवेदन कर सकता है और राज्यपाल का दायित्व है कि वह इसकी व्यवस्था करेगा। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर कहा गया है, ये ध्यान रखने की इसके अंदर बात है। एक और केस आया था गुजरात यूनिवर्सिटी केस 1974, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो शिक्षण संस्थाएं अल्पसंख्यकों के पास है उनके प्रबंध में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये स्पष्ट रूप से इसके अंतर्गत कहा गया था। ये ध्यान रखने की बात है कि अल्पसंख्यक वालों की संस्थाओं के अंदर राज्य के हस्तक्षेप की मनाही की गई है। एक केस था फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल केस 95, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अल्पसंख्यकों की संस्थाओं में सरकारी नियमों का पालन होना चाहिए जिनका संबंध सेवकों की नौकरी, वेतन, भत्ते व पेंशन इत्यादि से है। इन चीज़ों के अंदर तो निश्चित रूप से इसका पालन होने की आवश्यकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिस अधिकार को हमें समझने की आवश्यकता इसके अंतर्गत की गई है। आज यहाँ तक, बाकी बात अपन कल करेंगे। थैंक यू सो